राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर हरिहर पंडा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्ध नागरिक बंधु, भाई और बहनों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को कल आने वाले 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने के शुभ अवसर पर देश भर में एक उत्साह का लहर हम देख रहे हैं। गांव-गांव में, घर-घर पर आज तिरंगा, हमारा राष्ट्र ध्वज गर्व से लहरा रहा है। कश्मीर के वो हिम शिखरों से लेकर सुदूर दक्षिण में समुद्र के किनारे तक पूरे देश के अंदर आज के दिन, आज के समय एक देशभक्ति का ज्वार जैसा देखने को मिल रहा है। यह हम सभी को बहुत प्रसन्नता करने वाला विषय है। आज जब आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम उस स्वतंत्रता के आंदोलन को याद करते हैं, तो जैसा आदरणीय अध्यक्ष जी अभी बता रहे थे कि इस महत्वपूर्ण आंदोलन के पीछे भले ही इतिहास में ये कहा गया है कि हम ही इसके लिए कारण है, हमारे कारण ही आज देश को आजादी मिली करके कुछ लोग इसको अपने भले में लेने का प्रयास क्यों किए ना किए हो, पर इसके आंदोलन के हम सब जानते हैं कि देश के आजादी का आंदोलन का एक मुख्य धारा रही कांग्रेस के नेतृत्व में चली आंदोलन, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। लोकमान्य तिलक उसमें थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, मौलाना आजाद थे और अनेक नेताओं का नाम हम सुनते हैं। वह बहुत बड़ा योगदान था। विशेषकर गांधी जी का योगदान एक प्रकार से विशेष था कि जो कांग्रेस का आंदोलन एक एलीट लोगों का आंदोलन के रूप में था, केवल ब्रिटिश सरकार के लोगों के सामने पिटीशंस दाखिल करना, अर्जी दाखिल करने तक सीमित थी। ऐसे आंदोलन को एक व्यापक जन आंदोलन बनाने वाला श्रेय गांधी जी को मिलता है। भारत के आजादी का आंदोलन को एक मास मूवमेंट का रूप गांधी जी ने दिया था। पर उस महान मुख्य आंदोलन के साथ साथ इस देश के अंदर कई अनेक एक समांतर धाराएं भी चली थी। वे धारा भी कम महत्व की नहीं थी। उदाहरण के लिए क्रांतिकारियों का आंदोलन चला था। कुछ नाम हम सुनते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। अनेक नवयुवक हंसते हंसते हमारे जीवन को इस देश के आजादी के इस आंदोलन में न्योछावर कर दिए थे। एक अशफाक उल्लाह खान नाम का युवक होता था। भगत सिंह से प्रेरणा लेकर क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़ा, हथियार लेकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का स्वर उठाया। अंग्रेजों ने पकड़ा, उनको मृत्यु दंड दिया गया। जेल में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था तो जेलर आया। जेलर मुसलमान था। उसने अशफाक उल्लाह से पूछा, तुम क्यों कर रहे हो सब? ये जो आजादी का आंदोलन जो चल रहा है, ये हिंदुओं का आंदोलन है। जब ये देश में से अंग्रेज चले जाएंगे, हिंदुओं का शासन आने वाला है। उसके लिए तुम क्यों प्राण देना चाहते हो? माफी मांग लो, मैं तुम्हारा ये जो मृत्यु दंड है इसको मैं थोड़ा कम करवा दूंगा। तो अशफाक उल्लाह उत्तर देता है कि देखो भाई, मुझे इतना ही मालूम है, यह मेरा देश है, इसके ऊपर अंग्रेज जो विदेशी है वो अपने ऊपर एक अत्याचारी शासन कर रहा है।
मुझे उस अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए जो पराये लोग हैं, विदेशी है, विदेशियों के शासन में मुझे नहीं रहना है। रही बात अपने लोगों की दास्ता में रहना, मुझे किसी भी दिन इस देश के लोगों का गुलाम रहना मंजूर है, अंग्रेजों का गुलाम रहना मंजूर नहीं है। ये क्रांतिकारियों का जीवन था। क्रांतिकारियों ने एक बहुत बड़ा अपना एक योगदान इस देश की आजादी के लिए दिया था। अभी बात आई सावरकर जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस, एक सेना खड़ा करके देश के अंदर एक ऐसा ज्वार निर्माण किया आजादी के लिए कि अंत में जब अंग्रेज भारत को छोड़े थे तो उस समय उन्होंने कारण यह दिया था कि आजाद हिंद फौज ने जिस प्रकार का एक भारत के अंदर एक पराक्रम निर्माण किया था, उसके बाद हम भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे। 1946 में 1946 सितंबर में ब्रिटिश पार्लियामेंट में देश को, भारत को आजादी देने का प्रस्ताव को उस समय के प्रधानमंत्री क्लेमेंट अटली पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। तो रखते हैं तो कारण देना पड़ता है अटली को, क्योंकि विपक्ष में चर्चिल था। चर्चिल भारत को स्वतंत्रता देने के विरोध में थे, तो अटली दो कारण देता है। अटली कहता है कि देखिए, आज आजाद हिंद फौज के ऊपर जब मुकदमा शुरू हुआ था लाल किले में 1945 में, उसके बाद भारत के अंदर जो ब्रिटिश सेना थी जिसमें जितने भारतीय थे वो सब ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिए। तो अटली ने कहा कि अब भारत को संभालने के लिए हमारी सेना भी हमारे साथ नहीं है। केवल 40,000 जो अंग्रेजी अधिकारी थे जो ब्रिटेन से आके यहाँ अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में, रॉयल इंडियन आर्मी, रॉयल इंडियन नेवी में, केवल वो है। पर उनके नीचे जितने भारत के जो सैनिक हैं वो सब तो विरोध में हैं। उन्होंने कह दिया कि हम इनकी बात नहीं मानेंगे। तो ऐसे में भारत को संभालना कैसे? और दूसरा, अभी भी हम भारत के ऊपर राज करना चाहते हैं तो ब्रिटेन से 2-3 लाख सेना को भेजना पड़ेगा, हमारी ब्रिटिश सेना को भेजना पड़ेगा। और ब्रिटिश सैनिक द्वितीय महायुद्ध के बाद और एक बार जंग में जाने को तैयार नहीं है। ऐसे में हमको भारत को आजादी देने के बजाय कोई उपाय नहीं है। तो माना था ब्रिटिशर्स ने कि आजाद हिंद फौज का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। फिर साहित्यकारों ने इतना साहित्य निर्माण किया। कभी उड़ीसा में किसी विश्वविद्यालय में शोध होता हो कि उड़ीसा के एक जिले में क्या साहित्य निर्माण हुआ आजादी के आंदोलन के समय, तो आपका आश्चर्य होगा। हजारों किताबें निकलेंगी, पत्र पत्रिकाएं निकलेंगी, कविताएं निकलेंगी, नाटक निकलेंगे। साहित्यकारों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है लोगों को प्रेरणा देने में। अभी बात आई बंकिम चंद्र की वंदे मातरम के उस गाने की। वो एक गाना आनंद मठ करके नॉवेल था, वो कोई इतिहास का किताब भी नहीं था, नॉवेल था। एक नॉवेल के अंदर एक कविता थी वंदे मातरम। उस एक कविता ने एक प्रचंड आंदोलन का आधार बना था, वंदे मातरम आंदोलन का। तो साहित्यकारों का, कवियों का योगदान रहा, संत महात्माओं का योगदान रहा। मैं आंध्र से आता हूं, अल्लूरी सीताराम राजू संत थे, पर आजादी के आंदोलन में गिरिजनों को, ट्राइबल्स को साथ लेकर गए और आजादी के आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए। यहाँ के कृषक आंदोलन किए थे। जब कृषकों के आंदोलन की बात मैं करता हूं तो मैं पाइका आंदोलन को याद करना पड़ता है मुझे। उड़ीसा का सबसे पहला आंदोलन, भले ही सावरकर ने 1857 की क्रांति को आजादी का पहला आंदोलन कहा था, पहला स्वतंत्र संग्राम का दर्जा दिया था, मैं कहता हूं पहली स्वतंत्रता संग्राम पाइका आंदोलन है। 1857 से 40 साल पहले 1817 में उड़ीसा में विद्रोह हुआ अंग्रेजी शासन के खिलाफ। किसानों ने किया आंदोलन, महिलाओं ने योगदान दिया, युवाओं ने योगदान दिया। यह जो आजादी 1947 15 अगस्त को हमें मिली थी, वह इन सभी प्रयासों का सामूहिक परिणाम था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जब 75 साल बाद उसको याद करते हैं, जनरेशंस बीत गए हैं, 3 पीढ़ियां बीत गई है। आज के युवाओं को, आज की पीढ़ी को ये मालूम होना है कि ये आजादी हमारी अपनी है। ये कोई
के नहीं दिए हैं, हमने लिया है, हमने पाया है। ये हमारी आजादी है। जब हमारी आजादी है, इसकी सुरक्षा, इसको अच्छा चलाना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये बात आज देश और हमारे समाज के, आज के समाज को, आज के युवा पीढ़ी को हमें निरंतर बताना पड़ेगा। उस उद्देश्य से ये 75वां अमृत महोत्सव का कार्यक्रम को हमें याद रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमने जब आजादी प्राप्त की थी, उस समय के नेतृत्व ने कुछ कल्पना रखी थी इस देश के लिए। तो आज एक अवसर यह भी है कि क्या उस दिशा में हम आगे बढ़ सके हैं। तो मैं मानता हूं किसी देश के लिए, किसी व्यक्ति के लिए 75 साल बहुत बड़ा आयु होता है। यानी कई लोग 75 साल तक जीते भी नहीं है, जिनके जीवन में भाग्य है वो ज्यादा लंबा जीते हैं, अन्यथा कई लोग का जीवन के आयु भी 75 साल से कम होता है। पर मित्रों, एक राष्ट्र के लिए 75 साल बहुत बड़ा नहीं है। राष्ट्र तो हजारों साल जीता है, पर इस 75 साल के अवधि में भी हमने बहुत कुछ हासिल किया है। जो हासिल किया है उस पर भी हमें गर्व होना चाहिए। जब देश को आजादी देना था तो हमने तय किया था, जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा आग्रह था कि भारत लोकतंत्र बनेगा, डेमोक्रेसी बनेगा। तो मैंने कहा, चर्चिल विपक्ष में थे लंदन में, चर्चिल ने कहा कि भाई पहली बात तो इंडिया को आजादी मत दो। क्यों? क्योंकि इंडियंस तो अनपढ़ लोग हैं। उस समय हमारे लिटरेसी केवल 17% थी, 17%, 78% पॉवर्टी थी। हम लगभग 80% लोग गरीब रेखा के नीचे थे। गरीब है, पिछड़े है, अनपढ़ है, इनको आजादी मत देना, क्योंकि इनको आजादी दोगे तो आपस में लड़ेंगे, देश को छितर-बितर कर देंगे, भारत टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, इनको आजादी मत देना। ये चर्चिल का कहना था। पर हमने इस देश की एकता को अक्षुण्ण रखा है 75 साल में। एक गलती हमने जरूर की थी उस समय, 47 के समय भारत को विभाजित होने दिया था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में। आज का दिन 14 अगस्त को भारत दो टुकड़ा जरूर हुआ था 1947 में। उस इतिहास को भी भूलना नहीं, क्योंकि विभाजन शाश्वत नहीं था। वो शाश्वत आधार पर नहीं हुआ था, एक कृत्रिम आधार पर हुआ था कि हिंदू और मुसलमान तो अलग जाति है, अलग राष्ट्र है। नहीं, हम अलग राष्ट्र नहीं है, हम एक राष्ट्र के नाते 75 साल से इस देश में जी रहे हैं। पर एक कृत्रिम आधार पर वो बना था, एक विभाजन हुआ था, और उसके बाद हमने इस देश को दोबारा विभाजन की तरफ जाने नहीं दिया है। और उतना ही नहीं, जो विभाजन के लिए छोटे मोटे कुछ कारण बचे हुए थे, धारा 370 जैसे कारण, उनको भी आज हमने समाप्त कर दिया। भारत का अखंडता को जब हम लोकतंत्र ले रहे थे, एक्चुअली प्रधानमंत्री घबरा गया था। उसने नेहरू को टेलीग्राम भेजा था, भाई तुम तो यूरोप में पढ़कर आए हो, तुमको बहुत बड़ा फैशन रहता है ये सारी चीजों का, पर इंडिया डेमोक्रेसी बनने लायक देश नहीं है। इंडिया को लोकतंत्र दोगे, इंडिया में लोकतंत्र नहीं रहेगा। उनका शब्द था मॉबोक्रेसी बन जाएगा, मूक तंत्र हो जाएगा, यानी मास तंत्र बनेगा, लोकतंत्र नहीं बनेगा। मित्रों, 75 साल में लोकतंत्र का एक बहुत उज्जवल उदाहरण दुनिया में हमने प्रस्तुत किया है। ब्रिटेन से भी अच्छा लोकतंत्र भारत ने आज प्रस्तावित किया है, अमेरिका से भी अच्छा लोकतंत्र आज हमने प्रस्तावित किया है। अमेरिका का लगभग 220 साल का, 230 साल का आजाद स्वतंत्रता के इतिहास में एक महिला भी आज तक राष्ट्रपति नहीं बन पाई। हमने 2 महिलाओं को राष्ट्रपति बनाया। हमने इस देश के, जिनको आखिरी नागरिक मानते हैं, देश के वनवासी क्षेत्र में रहने वाले, ऐसे एक आखिरी नागरिक के रूप में जिस दर्जे में रहने वाले समाज के व्यक्ति को पहला नागरिक बना दिया हमने। The last citizen has become the first citizen of this country. That is the story of the great success of our democracy. हमने देश की सीमाओं की एक बहुत अच्छी रक्षा की है। केवल एक 62 युद्ध को छोड़कर
बाकी जितने देश के अखंडता के सामने चैलेंजेस आए हैं, उन सभी सुरक्षा के प्रश्नों पर भारत आज एक ताकतवर देश के रूप में खड़ा है। कभी होता था भारत में इधर आतंक हो रहा है, उधर आतंक हो रहा है, उड़ीसा में कोई आतंकी हो गया है, गुजरात में हो गई, ये कहानी सुनते थे। हमारे बस सुरक्षित नहीं थे, रेल सुरक्षित नहीं थे, हवाई जहाज सुरक्षित नहीं थे, हमारा दिवाली सुरक्षित नहीं था, होली सुरक्षित नहीं था। ऐसी स्थिति से आज टेररिस्ट असुरक्षित है, ऐसी स्थिति हमने खड़ा कर दिया। टेररिस्ट अपने हाइडआउट में भी रहने से डरते हैं, ऐसे एक सुरक्षा का तंत्र देश के अंदर हमने आज खड़ा किया है। देश की एकता, देश की अखंडता, देश की सुरक्षा, इन क्षेत्रों में हमने जो उपलब्धि पाया है उसका भी हमारे मन में श्रद्धा, आनंद होना चाहिए। ये केवल किसी एक सरकार ने, एक नेता ने क्या, ऐसा भी सोचने का कोई ऐसा कारण नहीं है, सभी का योगदान रहा है। हाँ, वर्तमान सरकार का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। और आज इस देश के अंदर उन सारे चीजों को स्मरण करने का भी अवसर ये वर्तमान सरकार ने हमको दिया है। पर ये करते समय एक मुख्य बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम आजाद हुए थे, गांधी जी जो जिनका बहुत बड़ा प्रमुख योगदान रहा, प्रमुख एक रोल रहा है, उन्होंने अपने मृत्यु से 3 दिन पहले एक रिजोल्यूशन डिक्टेट किया था 27 जनवरी 1948 को। वो रिजोल्यूशन को फरवरी में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन में पारित करना था। यह अलग बात है कि गांधी जी की हत्या हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण हत्या 3 दिन बाद हो गई, तो वो प्रस्ताव कभी कांग्रेस के सामने गया ही नहीं था। और उस प्रस्ताव में गांधी जी कहते थे कि भले ही देश बट गया हो, पर आज हम राजनीतिक दृष्टि से स्वाधीन हुए। गांधी जी का वाक्य था, "We have become politically free." गांधी जी ने कहा कि हम स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्रता एक बहुत बड़ी कल्पना होती है। उन्होंने इतना ही कहा कि राजनीतिक दृष्टि से हम आजाद हुए, अंग्रेज गए, हम आ गए। पर वो आगे कहते हैं, पर शहरों से दूर 7 लाख गांवों में रहने वाले करोड़ों भारतवासियों को सामाजिक, नैतिक और आर्थिक आजादी आना बाकी है। सामाजिक दृष्टि से समस्या है, उनको दूर करना है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन है, उसको समाप्त करना है। नैतिकता का बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको भी समाप्त करना है। उस सब की जब उपलब्धि होती है तब पूर्ण स्वतंत्रता भारत को मिलती है। तो आज ऐसे सामाजिक, नैतिक, आर्थिक आजादी के लिए जो प्रयास चलना चाहिए, वो प्रयास प्रारंभ हुआ है। गांधी जी चाहते हैं कि वो प्रयास सरकार नहीं करे, सरकार की बस की बात नहीं होती है, समाज करे, हम करें। तो आज समाज के ऊपर वो वास्तविक जिम्मेदारी है। मैंने कहा, आजादी के लिए हम सब ने लड़ा था, हम सब ने आजादी लाया था, तो इसको आगे चलाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। उसका अर्थ है इस देश के अंदर सामाजिक अंतर समाप्त होना चाहिए। जिन्होंने इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम 2 अलग समाज, अलग राष्ट्र है, एक कल्पना उन्होंने चलाई थी, हमने माना नहीं था। हमने कहा कि नहीं, हम राष्ट्र अलग नहीं है, हमारे पूर्वज एक है, इतिहास एक है, समाज एक है, हमारा कैसे हो सकते हैं? कहां से आया भारत का मुसलमान, भारत का नहीं है? तो अभी ये तो नहीं आया, यही का है। हमने उस समय जिन्ना के उस परिकल्पना को माना नहीं था, आज बिल्कुल नहीं मानना है। और आज इस देश का हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो कोई भी हो, सबको मानना है हम एक राष्ट्र है, एक जन है। उसके लिए हम सबका प्रयास करना चाहिए। हमको भी ये नहीं लगना चाहिए कि पराया, पराया को भी नहीं लगना चाहिए कि पराया है। हम सब मिलकर एक राष्ट्र बनना चाहिए। इस देश के अंदर नैतिक उद्धार चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था चाहिए। राज्यों के अंदर आज ताकत है, उड़ीसा जैसा राज्य आज आर्थिक दृष्टि से सुसंपन्न है। उस सुसंपन्नता के अनुरूप विकास चाहिए, भ्रष्टाचार की मुक्ति चाहिए। भ्रष्टाचार, याद रखना, इसको समाप्त करने का 2 तरीका होता है। भ्रष्टाचार को ऊपर से निर्मूलन करना पड़ता है,
ऊपर के पदों पर जो लोग बैठते हैं वो भ्रष्टाचार से मुक्त लोग होना चाहिए। नॉट जस्ट नॉन करप्ट, इनकरप्टिबल चाहिए। उनको कोई ताकत करप्ट नहीं कर सकता है, ऐसे लोग चाहिए। पर साथ साथ हमें नीचे नीतिवान लोगों को बनाना भी चाहिए। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे विद्यालय में नीति का पाठ पढ़ाना चाहिए। तब जाकर हम भ्रष्टाचार से लड़ सकते हैं। नहीं तो एक भ्रष्टाचारी रहेगा, दूसरा आएगा। आज उड़ीसा जैसे राज्य में उस प्रकार की व्यवस्थाओं की जरूरत है, तब उड़ीसा आगे बढ़ेगा, औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, सब प्रकार से आगे बढ़ सकता है। इतना अच्छा रिसोर्सफुल राज्य है, पर कुछ सामाजिक कमियों से पीड़ित है। उठना पड़ेगा, हमारे प्रयास से उठना पड़ेगा। हमारे समाज की सभी शक्तियों को पूर्ण आजादी मिलना चाहिए। महिला, गांधी जी कहा करते थे, गांधी जी का वाक्य था कि मैं उस दिन को असली आजादी का दिन मानता हूं जिस दिन रात को 12 बजे एक महिला अकेले स्वेच्छा से शहर में घूम सके। इसके दो अर्थ निकल सकते हैं। एक अर्थ ये हो सकता है कि चलो रात को 12 बजे शहर में कोई महिला अकेला जाना चाहती है तो उनको सुरक्षा मिले, पुलिस वाला खड़ा हो, कुछ सुरक्षा हो या कैमरा हो, ताकि किसी का हिम्मत ना हो। गांधी जी का उद्देश्य वो नहीं था। वो तो चलो सरकारें करती है, करना भी चाहिए। वर्तमान सरकार ने तो महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ एक सख्त कानून भी लाया है। उनको कोई करने का प्रयास करेगा, उनको मृत्युदंड भी हो जाएगा। पर बात केवल सुरक्षा की नहीं है। एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि महिला की सुरक्षा पर आपका क्या राय है, तो स्वामी विवेकानंद जोर से हंस पड़े। बोले कि महिला की सुरक्षा तुम रक्षा करने वाले हो, स्वयं दुर्गा है, स्वयं काली है, महिषासुर मर्दिनी है, और तुम रक्षा करने निकले। विवेकानंद कहते रक्षा की बात छोड़ो, सम्मान की बात बनाओ। बात सम्मान की हो। तो जब गांधी जी ने कहा कि रात को 12 बजे अकेले एक महिला घूम सके, उसका अर्थ केवल सुरक्षा नहीं था। एक महिला रात को 12 बजे किसी सड़क पर अकेले दिखती हो तो पुरुष के दिमाग में क्या विचार आता है? जैसे मैं रात को 12 बजे घूम रहा हूं, किसी काम से गया हूं, ऐसे उनका काम पे गई होगी, ऐसा लगता है कि रात को 12 बजे अकेले है तो जरूर पतित होगी। यह सोच बदलना चाहिए। यह मानसिकता का प्रश्न है। सम्मान समाज में सबको मिलना चाहिए, जाति कुछ भी हो। समाज की व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान तक पहुंच सकता है, पर जीवन भर पहचान नहीं होना चाहिए। मुझे याद है हमारे देश के एक राष्ट्रपति हुए थे, शेड्यूल कास्ट समाज से हुए थे, पेरिस गए थे। पेरिस में उनका परिचय हो रहा था कि ये तो भारत के राष्ट्रपति है, फलाने समाज से आते हैं। उन्होंने रोका, उन्होंने कहा यार पेरिस में भी मुझे जाति नहीं छोड़ोगे, मैं भारत का राष्ट्रपति, ये गर्व नहीं है मेरा फलाना जात का होना ही गर्व है। जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति थे, उनके पास कुछ जब राष्ट्रपति बने थे तो कुछ लोग गए बोके लेकर गए, जाके बोले सर भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा विजय हुआ है, एक मुसलमान देश का राष्ट्रपति बन गया। तो जाकिर हुसैन साहब ने कहा भैया रुको, मैं उस दिन को देश का लोकतंत्र का सही सफलता का दिन मानता हूं जब तुम जैसे लोग मेरे पास बोके लेकर आके ये नहीं याद दिलाएंगे कि मैं मुसलमान हूं। मैं इस देश का राष्ट्रपति बनाऊं क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं, और मैं इस देश में एक नागरिक के नाते उस पद पर बैठा हूं। यह सामाजिक एकता चाहिए, समाज के सभी वर्गों के प्रति सम्मान की भावना चाहिए। वो जो गांधी जी का वाक्य था वो हासिल करने के दिशा में समाज के नाते हमें काम करना है। सरकार अपनी काम अच्छी तरह कर रही है। मैंने कहा देश की सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, कानूनी दृष्टि से सब कुछ व्यवस्थाएं ठीक करने का प्रयास वर्तमान सरकार ने अच्छा कर रही है। पर समाज के नाते जो स्वप्न था, जिसका एक कविता की दृष्टि से उसकी कल्पना हमारे सामने रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा था अपने गीतांजलि में, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई।
into that freedom, oh my Father, let me enter. Where the mind is without fear. देश का किसी भी व्यक्ति के मन में डर नहीं होना। And head है हर व्यक्ति गर्व से अपना सीना और सिर ऊंचा रखकर चल सके, ऐसे भारत को बनाना है। यह 75 वर्ष के इस पावन अवसर पर हमारे समाज के कर्तव्य के रूप में हम स्वीकार करें, इतनी प्रार्थना करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं।